हेलो दोस्तों, आज जो है हम क्लास 10th का जो एक साइंस का एग्ज़ाम हुआ था डेट 15/2/2023 उसका आज जो है हम विज्ञान का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की लेकर आए हैं। और ये जो है दोस्तों सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो इसमें दिया रहता है ऑब्जेक्टिव, हमें 80 प्रश्न दिए रहते हैं, उसमें हमें 40 प्रश्न का उत्तर देना है और एक प्रश्न पर हमें 1 अंक मिलता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। यानी हमें कहता है कि कौन ऐसा पीएच का मान है जिससे जो है जो हमारा जो विलयन है वो जो है सबसे अधिक क्षारकीय हो जाएगा। जितना पीएच मान 7 से अधिक होगा उतना वो जो दोस्तों क्षारीय हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों चूना जल क्या होता है, जब हम चूने को जल में मिला देते तो वो हमारा चूना जल हो जाता है। तो उसी का रासायनिक नाम हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में सोडा ऐश का सूत्र कौन है। यानी हमें जो सोडा ऐश प्राप्त होता है उसका जो हमें सूत्र बताना है। तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, Na का Na2 इंटू CO3। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। ग्लोबल लवण क्या होता है, ग्लोबल लवण जो एक प्रकार का लवण होता है और उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, Na2SO4 इंटू 10H2O। ठीक है दोस्तों, अब हमारा पांचवा प्रश्न है पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है। ये हमारा मेथिल ऑरेंज हो जाता है जो कि दोस्तों हमारा संश्लेषित सूचक होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। यानी कौन ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है, वो है दोस्तों हमारा मेथेन गैस। फिर है अगला प्रश्न, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। यानी उपचयन में क्या क्या प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। यानी ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए दोस्तों ये तीनों होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो हमारा 8वां प्रश्न क्या हो जाएगा, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर से कौन गैस मुक्त होती है। तो वो हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा प्रश्न 9 है, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समावयवी संभव है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर हमारा अगला प्रश्न है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो कार्बन जो है आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का सदस्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग पनपता है किसके कमी से, आयोडीन की कमी से। फिर है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र जो है पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, पत्तियों में पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। यानी जिस हम उपकरण से रक्तचाप मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, परागकोश में क्या पाया जाता है। परागकोश में दोस्तों हमारा परागकण पाया जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, क्या है, लसिका का रंग होता है। लसिका का रंग जो दोस्तों हमारा हल्का पीला होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनमीकरणीय पदार्थ है। तो हमारा 16वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अजैव संसाधन पदार्थ है। तो वो दोस्तों हमारा DDT हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाया जाता है। यानी हमें कहता है कि परागकोश में क्या पाया जाता है। तो परागकोश में दोस्तों हमारा परागकण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। यानी पादप हार्मोन कौन नहीं है, ऑक्सीटोसिन नहीं है, ऑक्सिन है, एथिलीन है और साइटोकाइनिन है। ठीक है दोस्तों,
फिर हमारा अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, और ये सभी जो है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये तीनों जो है दोस्तों ये जो है क्या बोलते हैं अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। जो मेंडल ने प्रयोग किया था उसने किस पौधे पर किया था दोस्तों, मटर के पौधे पर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा 21वां प्रश्न निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो वो अरस्तु है। ठीक है। तो फिर हमारा अगला प्रश्न है मानव युग्मक के लिंग सूत्रों लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों हमारा 2 होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। अगर आय की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है तो वो दोस्तों हमारा स्टोमा में हो जाती है। ठीक है। फिर हमारा 24वां प्रश्न है क्या है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है दोस्तों, वो हमारा मूत्राशय में संग्रहित हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न 25 क्या है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का संचालक है। कौन सा धातु विद्युत का संचालक होता है दोस्तों, ग्रेफाइट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, वो है दोस्तों Na हमारा जो सोडियम है। ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है दोस्तों, वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है। फिर हमारा 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, वो हम सोडियम को रखते हैं क्योंकि ये अतिक्रियाशील धातु है जिससे ये जो है दोस्तों हवा के संपर्क में आने से दोस्तों ये आग पकड़ लेता है। फिर अगला प्रश्न है अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है दोस्तों, वो H+ आयन उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है दोस्तों, यहाँ पर सबल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका परवल हो जाएगा। परवल अम्ल है तो परवल अम्ल क्या होता है जो है जल में घुलकर पूर्णतः रूप से H+ आयनित तो हो जाते हैं तो वो हमारा HCl होता है। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा शुद्ध जल का pH मान दोस्तों हमारा 7 हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न कौन पदार्थ का जलीय विलयन लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वो जो है अम्ल का जलीय विलयन। ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर या गोलीय दर्पण का किस प्रकार का दोस्तों उत्तल दर्पण उत्तल जो दर्पण होता है उसका जो फोकस दूरी है दोस्तों वो धनात्मक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दोस्तों हमारा काल्पनिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है, तो दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है 1/f = 1/u + 1/b, जो हमारा ऑप्शन बी है सही उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है। अगला प्रश्न है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है दोस्तों +1 होता है। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो ये सभी से मिल सकता है, समतल दर्पण से भी, अवतल दर्पण से भी और उत्तल। तो इसके बाद अगला प्रश्न आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है दोस्तों, परिकिरणन, यानी प्रकाश का जो परिकिरणन होता है जिससे हमारा आकाश जो है नीला रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से दूर की ओर मुड़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। फिर अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों, वो हमारा ए हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों क्या अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी DDT। तो अगला प्रश्न है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, रंध्र का मुख्य कार्य जो है गैसों का विनिमय एवं
उत्सर्जन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। यानी वायुमंडल में जो CO2 उपस्थित है वो कितने प्रतिशत में उपस्थित है, 0.03 में। और जब आपसे पूछे कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत में उपस्थित है तो 0.02% में। ठीक है, तो अगला प्रश्न है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये हमारा टेनिन भी उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद भी उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन भी उत्सर्जी पदार्थ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, हीमोडायलिसिस। क्या, हीमोडायलिसिस। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। जड़ में वृद्धि जो है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारा 47वां प्रश्न पूर्व विकसित अंडाशय हमारा फल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फल कहलाता है। 48वां प्रश्न है लैंगिक जनन संचारित रोग दोस्तों हमारा एड्स है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर जो है यानी अपवर्तन कोण जो है वो आपतन कोण से बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, इसलिए जो ध्रुव को जो है दोस्तों मूल केंद्र कहा जाता है। निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल दोस्तों हमारा सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है जो है दोस्तों हमारा, तो हमें अगला प्रश्न क्या कहता है लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये बहुत अधिक कैसे बढ़ता है, जब दो तार का जो ऊपर जो कवर होता है दोस्तों वो जब हट जाता है तो दोनों तार जब आपस में सट जाते हैं तो प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न क्या है 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5/11 एम्पियर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि जो हमारा विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है। यानी जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है दोस्तों वो किससे बना होता है दोस्तों, टंगस्टन से बना होता है। तो फिर हमारा अगला प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य दोस्तों हमारा 550 nm हो जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है दोस्तों ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन धातु है जो हमारा फास्फोरस होता है वो हमारा अधातु है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है कि जो हमारा प्रश्न क्या कहता है, जो हमारा कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। यानी कहता है प्रश्न में कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, तो वो दोस्तों हमारा 20 है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी, 8 वर्ग थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला प्रश्न है बोरोन का परमाणु भार क्या है, वो 10 है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है कैलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का एक्स है, वो जो है Zn यानी जिंक का धातु का जो है एक्स है, क्या है, कैलेमाइन। फिर अगला प्रश्न है अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात होता है, वो 1:3 होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक दोस्तों RBC है। ठीक है दोस्तों, RBC रेड ब्लड सेल में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कृमि रूप परिसिका किसका हिस्सा है, दोस्तों वो आहार नाल का हिस्सा है। फिर अगला प्रश्न है प्रकाश की ओर प्रवाह की गति प्रकाशनुवर्तन कहलाती है। फिर किससे बचने के लिए आयोडीन नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, तो वो जो है दोस्तों हमारा घेंघा रोग से बचने के लिए।
तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है दोस्तों 12 जोड़ी होती है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है, वो दोस्तों अग्र मस्तिष्क। और पूछिए अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग जिसमें गंध पहचानने का केंद्र है, वो है दोस्तों हमारा सेरिब्रम। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है दोस्तों हमारा मेनार्च। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है, कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है, सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य जो है दोस्तों सेल का विद्युत वाहक बल होता है। अगला प्रश्न है, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दूषीय होता है। ठीक है, एक दूषीय। अगला प्रश्न है, आवेश का SI मात्रक दोस्तों हमारा कूलाम हो जाता है। फिर हमारा दूरदृष्टि दोष वाला अन्यथा साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तु को। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, तो ये हमारा दोस्तों पवन ऊर्जा हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज फैराडे ने की थी। फिर अगला है, चिन्हों के निर्देशांक प्रॉपर्टी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस के भी फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण के भी, तो A और B दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों के विपरीत दिशा में गति के कारण, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ये जो था दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट था इस प्रश्न का। तो हम नहीं जानते कि आप कौन कौन सा प्रश्न बनाए होंगे, तो उस प्रश्न के आधार पर आप इसे मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के जो है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के आंसर की के साथ। और एक और बात दोस्तों, मैंने जो है मैथ का भी जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों असेसमेंट किया है, प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।